चाहे मेरे पास मेरे पूरे प्रोजेक्ट में 10 HTML फाइल्स क्यों ना हो, नॉर्मली हम अपनी एक CSS बनाते हैं और उस CSS पे सारी स्टाइलिंग लिखते हैं। सही है। अगर मैंने एक ID 2 में दे दी, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, और मेरी स्टाइलिंग अलग मुझे करनी है, चेंज करना चाहता हूँ मैं दोनों में अलग अलग, लेकिन उस ID की अगर मैंने यहाँ CSS में स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, तो जो एक ID को यहाँ CSS अप्लाई हुई भी होगी ना, सारे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ वो ID लगी हुई होगी, सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये यूनिवर्सल फाइल होती है। CSS हमारी एक फाइल है, उसमें हम सारी अपनी स्टाइलिंग लिख रहे होते हैं, और जहाँ उसको पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ ये फाइल में इंक्लूड करूँगा, अगर HTML, अगर मैंने लेक्चर 6 में फॉर एग्जांपल लेक्चर 7.css इंक्लूड की है, तो वहाँ ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा मैंने आज तक कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं है कि अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग CSS फाइल्स बनी नहीं हो, अलग HTML की अलग CSS फाइल बनी हो, ऐसा मैंने देखा नहीं है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, वर्डप्रेस पे जितना हम काम करते हैं, एक हमारी यूनिवर्सल CSS फाइल होती है, हम उसमें सारी की सारी स्टाइलिंग लिखते हैं और पूरे प्रोजेक्ट पे वो अप्लाई हो रही होती है। मुइज़ सही है, समझ में आ रही है बात? यार आज प्रोजेक्ट्स पे जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स में जाए ना, उस पर हम क्लास के अंडर बात करते हैं। सही है। हाँ, ये हमारा टाइप सेलेक्टर हो गया। टाइप सेलेक्टर के अलावा और क्या चीज़ है हमारे पास? क्लास सेलेक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है। क्लास सेलेक्टर के अलावा ID सेलेक्टर है। चलो ID सेलेक्टर को भी देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ अपने किसी एक एलिमेंट को ID देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक ID दे रहा हूँ। ID में दे रहा हूँ इसको my-li, Ctrl+S। सही है। my-li। अब मैंने इसको ये ID दी। सही है। और यहाँ मैंने स्टाइलिंग की, इस पर मैंने कहा my-li जो है, क्या करो इसको भाई, इसका तुम कलर कर दो ब्लू। सही है। या कुछ और करो, ये वाला कर दो, अजीब कलर है, देखो। अरे यार ब्लू ही कर दो, नज़र नहीं आ रहा। देखो अब यहाँ मैं तुम लोग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ प्रेसिडेंस का, वो समझना मेरी बात। मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जितने भी LI है ना मेरे भाई, उनको रेड कर दो। उसने कहा सही है, जो हुक्म मेरे आका, उसने रेड कर दिया। मैं नीचे आया, मैंने एक LI को ID दी हुई थी, ये ID दी हुई थी। मैंने इसको बोला यार जिस पे ये ID लगी हुई है ना, जिस एलिमेंट पे भी, उसका कलर ब्लू कर दो। तो उसने क्या किया, ये रूल ओवरराइड हो गया। ये रूल ओवरराइड हो गया। ये रूल क्यों ओवरराइड हुआ? देखो आप समझना इस बात को। कोई रूल किसी दूसरे रूल से प्रेसिडेंस कब लेता है? 3 चीजें हैं। पहला, ऑर्डर, किस ऑर्डर में मैंने दिए हुए। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने LI को यहाँ दिया रेड। अगर मैं भी यहाँ से इसका ये वाली स्टाइलिंग हटा रहा हूँ। सही है। हटा रहा हूँ, अब वो सारी रेड हो जाएंगी। हो गई रेड। मैंने सेम LI पे, अब एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ तुम लोगों को। रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना यार? मैंने सेम LI पे नीचे कहीं भी बीच में आया और आगे सेम LI मैंने स्टाइल दे दिया और मैंने ऐसा कलर कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया ग्रीन। सेव किया। सब आपको क्या दिख रहे हैं? ग्रीन दिख रहे हैं। ये सब ग्रीन क्यों दिख रहे हैं आपको? ये प्रेसिडेंस, कैसे प्रेसिडेंस हुई कि इन ऑर्डर, प्रेसिडेंस ड्यू टू ऑर्डर। LI ऊपर है, राइट, उसी LI को नीचे आके फिर मैंने स्टाइलिंग दी हुई है। तो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ये सही है। रीड करेगा पिछली, जब अगर मेरा सेलेक्टर सेम हुआ, पिछले रूल को कैंसिल करेगा, ओवरराइड करेगा, ये वाला रूल अप्लाई कर देगा। इसलिए उसने रेड कलर हटा के कलर को ब्लू कर दिया। सही है। अच्छा दूसरा है ओवरराइड करता है स्पेसिफिसिटी, बल्कि स्पेसिफिक से निकला स्पेसिफिसिटी। यानी कि देखो एक जनरल सेलेक्टर है, जैसे कि LI है, ये LI है, ये जनरल सेलेक्टर था ना, लेकिन मैंने ये क्लास एक उसी LI पे, इसी के बीच में एक LI है जिसे मैंने क्लास लगाई हुई है, राइट। तो उसको क्या दिखा
मैं आप तो इसको अभी इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं ताकि तुम लोगों को ना स्पेसिफिसिटी की चीज़ क्लियर हो जाए। देखो अब मैं इसको उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स और सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इस एल से सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए इस एल से पहले लेकर आ रहा हूँ और कलर मैंने इसको दे दिया ब्लू। सही है। तो अब सीन क्या है, मैं यहाँ आया, देखो माई एल आई इन एल का पार्टी है, मानते हो? जो मैंने आईडी माई एल आई लगाई हुई है ये इन एल का पार्टी है ना, सही है। ये रूल लगा मेरे माई एल आई को जो कि एल के अंदर था, ये रूल लगा। मैं नीचे आया, नीचे आया एक और सेलेक्टर था, तो उसको तो उसूलन क्या करना चाहिए था, ओवरराइड कर देना चाहिए था ना, ड्यू टू ऑर्डर अगर मैं देखूं तो। लेकिन क्यों नहीं किया उसने ओवरराइड? इसीलिए नहीं किया कि ये सेलेक्टर मोर स्पेसिफिक है। ये टाइप सेलेक्टर मेरा जनरल सेलेक्टर होता है। जब मैं सेलेक्टर को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरे उस रूल को ओवरराइड कर देगा। अच्छा, तीसरी क्या होती है हमारे पास, प्रेसिडेंस का तीसरा रूल क्या है, अगर मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इंपॉर्टेंट लिख दूं, सॉरी मैं आई बड़ा लिख रहा हूँ, गलत है, आई छोटा लिखना है, सही है, और पहले एक्सक्लेमेशन मार्क भी देना है। अगर मैंने डाल के इंपॉर्टेंट लिख दिया, अब मैं यहाँ आता हूँ तो देखो क्या हुआ, सारे रेड हो गए। मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा ऐसी की तैसी ऑर्डर की, ऐसी की तैसी स्पेसिफिसिटी की, जितने भी एल आई है ना इन पे रेड कर दो और ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई दूसरा रूल उसको ओवरराइड नहीं करेगा, अब ये इंपॉर्टेंट वाला चलेगा। एक प्रेसिडेंस हमने देखी थी ड्यू टू स्टाइलिंग, हमने कैसे इंक्लूड की हुई डॉक्यूमेंट में। एक तरीका था हमारा इनलाइन, सही है। एक तरीका था हमारे पास इंटरनल टू द डॉक्यूमेंट बट एक्सटर्नल टू द एलिमेंट। एक तरीका था हमारे पास एक्सटर्नल टू द डॉक्यूमेंट। तो मैंने कहा था कि जो लाइन, जो हमारी इनलाइन सीएसएस होगी वो हमारी जो एक्सटर्नल जितनी भी सीएसएस लिखी है उसको ओवरराइड करेगी। अच्छा चलो करके देखते हैं इसको हम, ऐसा है कि नहीं है। एल आई कलर में रेड किया हुआ, मैं इधर आता हूँ और इस एक एल आई को मैं स्टाइल का टैग, स्टाइल का एट्रीब्यूट लेता हूँ यहाँ, और मैं इसको लिखता हूँ कलर इज इक्वल्स टू सही कलर को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिया ब्लैक, सही है। सेव किया, उधर गया, ब्लैक नहीं हुआ, ये ब्लैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ओके, अब मैं इस इंपॉर्टेंट को हटाता हूँ यहाँ से। अब ब्लैक हो गया होम, देखो ऊपर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको यार, सही है। होम ब्लैक हो गया। अच्छा देखो, हालांकि मैंने तो इस फाइल में इसको बोला है कि एल आई को रेड कलर दो, लेकिन इनलाइन सीएसएस जो थी मेरी, इस इनलाइन सीएसएस ने उसको ओवररूल कर दिया, सही है, ओवरराइड कर दिया उसको। तो लेकिन हम जब इसके साथ इंपॉर्टेंट लगा देंगे तो इनलाइन सीएसएस भी इग्नोर हो गई है, सही है। यानी कि इंपॉर्टेंट अल्टीमेट है, ये इनलाइन सीएसएस को भी साइड लाइन कर रहा है, सही है। अच्छा, ये तुम लोगों को समझाने के लिए था, मैं ये चीज़ हटा देता हूँ फिलहाल। यार असल में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चलो करके देखते हैं। यहाँ रेड इंपॉर्टेंट हुआ है, मैं इधर आया और इधर आके मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इंपॉर्टेंट लिखा, कंट्रोल एस किया उधर, हाँ बिल्कुल, जब मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट डाला तो उसने उस इंपॉर्टेंट को ओवरराइड कर दिया। गुड है, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, नॉर्मली हम ये ट्राई करते नहीं है इस तरह से ना, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी चीज़ थी ये, सही हो गया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट मैं चलो यहाँ रहने देता हूँ इसको, इंपॉर्टेंट हो गया। प्रेसिडेंस तुम लोग समझ चुके हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंस का हमारा ये कॉन्सेप्ट था। प्रेसिडेंस के हवाले से कोई क्वेश्चन है सैफ? प्रेसिडेंस के हवाले से मुइज, प्रेसिडेंस के हवाले से कोई क्वेश्चन है? सही, क्लियर है, चलो अच्छा है। हाँ बोलो। क्लास में हमने जब स्टाइलिंग कर रहे थे तो उससे पहले हमने डॉट यूज़ किया था, सही है, और बाकी आईडी पे हमने डॉट यूज़ नहीं किया, तो वो भी क्या टाइप सेलेक्टर में आएगा? आईडी में हैश यूज़ किया ना,
ये रही आईडी, देखो हैश यूज की है। आईडी सेलेक्टर में हैश यूज होगा, क्लास सेलेक्टर में डॉट यूज होगा, सही है। इसको मैं इसीलिए रिमूव कर रहा हूँ कि नीचे हमने लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ ये सेलेक्टर है। ओके है। अच्छा सबसे पहले तो यार जरा इसको कॉपी कर लो, lecture7.css बनाओ उसी फोल्डर में और इसको कॉपी कर लो, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो इसको। चलो टेक्स्ट को हम लोगों ने समझा। यार तुम लोगों को जो कंफ्यूजन होगी ना मुझसे पूछ लेना तुम लोग, सही है। असल में ना मैं क्या करता हूँ, मैं बैठ के ना बुक्स टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाता हूँ क्या पढ़ाना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह ना जाए। पढ़ा मैं अपनी तरफ से रहा होता हूँ सारा। अब जो कुछ मैंने तुम लोग को बोला है रिकॉर्डेड तो नहीं है, मैं सेम दोबारा बोल नहीं पाऊंगा, सही है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोग को दे दिया है। इनहेरिटेंस का हमने कॉन्सेप्ट लिया, हमने शुरू यहाँ से किया था इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस क्या था, मैंने आप लोगों को बताया कि वो अपने कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट से कोई स्टाइलिंग अडॉप्ट करता है तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। उसको ओवरराइड कैसे करना है, फिर मैंने आपको बॉडी का फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली लिख के करके दिखाई, सही है। फिर जब उसने सारे एलिमेंट्स में बॉडी की फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी, फिर क्वेश्चन आया सैफ की तरफ से कि सर ये तो सब पे अप्लाई कर दी। फिर मैंने कहा इसको ओवरराइड अगर करना है तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टर की फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ। फैंटेसी कर ली, इन सब की फॉन्ट फैमिली फैंटेसी हो गई। लेकिन अब्दुल्ला वाला क्वेश्चन जो मेरी ये माई हेडिंग थी, ये माई हेडिंग का फॉन्ट फैमिली मेरा क्या रहा, स्टिल सैंस सेरिफ रहा। ये भी हम लोग देख चुके हैं, सही है। स्टिल में एक बार और आके दिखा दूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। तो बॉडी ये फॉन्ट फैमिली हमारी इनहेरिटेड है बॉडी से, सैंस सेरिफ है, सही हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं यार कलर की, थोड़ी सी कलरफुल बात करते हैं। एक मिनट रुको, एल आई को ही टारगेट करता हूँ, एल आई को ही टारगेट करता हूँ। इससे मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज निकाली है, कलर की निकाली है, कलर का टाइप था, कलर है, ओपेसिटी है। अच्छा सॉरी, पहले हम कलर की बात कर रहे हैं ना। कलर की प्रॉपर्टी देखो यहाँ मैंने ऊपर लगाई हुई भी है। कलर की प्रॉपर्टी क्या करती है भाई, जब मैं लिखूंगा ना WHIT वाइट, तो देखो ये बिल्ट इन कलर्स हैं जो CSS के अपने हैं, सही है। वाइट स्मोक कर दूंगा या वाइट कर दूंगा, वाइट स्मोक करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओके वो गायब हो गया, हल्का हल्का नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल वाइट करूं, तुम लोग को नजर आ रहा है हल्का हल्का आ रहा है ना। अगर मैं इसको बिल्कुल वाइट करूं तो ये मेरे ख्याल से गायब भी हो जाएगा, तो गायब हो गया, सही है। वाइट स्मोक से हल्का हल्का नजर आ रहा है। एनी हाउ मेरे पास यहाँ एक मेथड है RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, राइट। मैंने 255,255,255। अच्छा ये वाइट हो गया बेसिकली। चलो इसको मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, 0, ये अजीब सा कलर बन गया। रेड ग्रीन ब्लू, पहला मेरा रेड है, दूसरा ग्रीन है, दूसरा ब्लू है। 255 ये ब्लेंड की मैक्सिमम लिमिट है, फ्रॉम 0 to 255 जाते हैं हम लोग। ये ब्लेंड होता है, इनका सैचुरेशन है इन सारे कलर्स की, राइट। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा, ये 250 होगा तो ठक करके वहाँ चेंज हो जाएगा वो कलर। बहुत कम चेंज हुआ है, 200 कर देता हूँ तो थोड़ा डार्क टाइप हो गया, अजीब स्काई ब्लू बन गया वो, सही है। तो RGB का भी हम लोग ये यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ रेड ग्रीन ब्लू की सैचुरेशन लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, एक और चीज़ है मेरे पास RGB के अलावा, RGBA, सही है, ये थोड़ी लेटेस्ट है। RGBA स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। अल्फा स्टैंड फॉर व्हाट, अल्फा से हम क्या कंट्रोल करते हैं, तुमने ट्यूटोरियल वाला देखा, उसमें कहीं बताया अल्फा RGBA का तस्करा किया है। अल्फा स्टैंड फॉर ओपेसिटी, मिसाल के तौर पे अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 0 से ब्लैक हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। ओके ब्लैक हो गया। चौथा मैं इसमें दे रहा हूँ 0.5, फर्क देखना क्या होगा, क्या हुआ, ग्रे नहीं हो गया। ये पहले किसी ने बोला, लाइट हो गया, लाइट हो गया। ब्लैक ना, देखो समझो ब्लैक के ऊपर ना अब्दुल रहमान किसी ने कोई जितनी कोई चीज मैली नजर आती है, ओपेसिटी क्या करती है, ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है। ओपेसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रॉम 0 to 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 चलते चलते 0.9, 0.99 और 1, 0 से लेके 1 के दरम्यान आएगी ये वैल्यू, सही है। वो तो अभी जितनी बढ़ा देंगे तो ये तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गायब, कम कर दूंगा, जितनी कम कर दूंगा। मैंने 0.1 कर दी,
बहुत लाइट हो गया, आ गया लाइट हो गया, वाइट स्मोकी लगने लगी है, सही है। और अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा। तो जितना 1 के करीब होगा, जितना पॉइंट्स में होगा, उतनी ओपेसिटी कम होगा, उतनी इसकी जो ओपेसिटी है बेसिकली वो कम होती रहेगी। ओपेसिटी हम कहते हैं, ओपेसिटी फुल होती है तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ओपेसिटी कम होगी तो सेमी ट्रांसपेरेंट होगी। 0.5 से 50% ओपेसिटी थी इसकी, तो मैं 0.5 आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अब मजे की बात ये, नाम RGB नॉर्मली तुम लोगों को नॉर्मली देखो यार, ये तो डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है ना। कोई डेवलपर बोले नहीं मैं सुपरमैन हूँ, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ डेवलप करूँगा, और वो एक प्रैक्टिस से हट के जब प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा होगा, अलीना अटेंटिव रहो, बिल्कुल मुझे अटेंटिव रहो। जब वो ट्रेंड से हट के, कन्वेंशन से हट के कोई चीज़ बिल्कुल ही आसमानी इस्तेमाल करेगा, बोलेगा नहीं मैं एक काम करूँगा जिस तरह से नॉर्मल डेवलपर काम करते हैं ना, वैसे काम नहीं करूँगा, मैं RGB और RGBA को यूज़ करके पूरी अपनी कलरिंग की थीम करूँगा अपने वेबसाइट की। वो कर सकता है, लेकिन दूसरे डेवलपर्स को पढ़ने में मुश्किल होगी। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आसान करते हैं ज़िंदगी को। हम क्या करते हैं, एक और तरीका है कलर देने का, वो है हेक्स। सही है, हेक्स से मुराद हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ आती है। यहाँ 6 जो है मेरे पास कैरेक्टर्स आते हैं हेक्स वैल्यू में हमेशा। सही है, आप लोग एक काम करना, आप लोग ना, ये है हमारा कलर पिकर। सही है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी कलर उठाना है ना अपनी वेबसाइट का, सही है, तो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ इजीली। मिसाल के तौर पे ये वाला देखो, इसकी हेक्स वैल्यू आएगी मेरे पास। मैं आया इस पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी हेक्स वैल्यू आ गई FFFF। सही है, नीचे RGB भी आ गया उसका। सही है, ये एक्सटेंशन है कलर पिक आई ड्रॉपर क्रोम का। सही है ना, इसको कोई डाउनलोड करने इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तुम लोग कर सकते हो। क्रोम का एक्सटेंशन है कलर पिकर। अच्छा, अब मैं यहाँ आया और मैंने FFF डाल दिया। कितने ज़्यादा हो गई क्या, Ctrl+S। तो सिंपल क्या किया बेसिकली, उसने इसको ये वाला कलर दे दिया। अब तुम लोग बोलेगे सर फ़र्क क्या पड़ा, बस भाई 1 2 3 1 2 3। मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ यहाँ वाइट क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए ना। हाँ, अरे नहीं सही आया ना वाइट। ये क्या किया इसने है, अगर आप एस पे क्लिक कर लेते तो क्लिक बाहर ना होगा, वो मतलब एस पे नहीं आया होगा, उसके पिक्सल पे नहीं आया, ऊपर चला गया। अच्छा दोबारा करके देखते हैं इसको। ये 8 5 टाइम्स 0 ये बना है कलर। 8 1 2 3 4 5। हाँ अब कलर बनाएगी वाला, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही हो गया। तो एनी हाउ हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कलर की प्रॉपर्टी में हेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं। अब RGBA का अल्फा हम कैसे यूज़ करते हैं, ओपेसिटी से। ओपेसिटी एक वैल्यू है, यहाँ भी ये वही वैल्यू लेता है, 0.5 लिखा मैंने, इसको सेव किया। देखो ये थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए। सही है, कलर की वैल्यू मैंने तुम लोग बताई, ओपेसिटी बताई। थोड़े हम लोग टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। उफ, बोल के मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है यार। अच्छा हम लोगों ने, अब तुम लोगों को अगर मैं कॉपी पेस्ट करने बोलूँ, इसको कॉपी करो तो तुम लोग क्या कॉपी करोगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं है ना करने को कॉपी, खाली यही है ना तुम लोगों को, खाली मैंने कॉन्सेप्ट ही दिए हैं। अभी रुको आगे और चलते हैं, उसके बाद कॉपी करवाएंगे। HTML मैंने कोई चेंज नहीं किया है, खाली हम लोगों ने यही खेला है अभी तक इसके साथ। टेक्स्ट में फॉन्ट फैमिली में तुम लोगों को बता चुका हूँ, बट फॉन्ट फैमिली देखो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। सही है, जब मैं तुम लोगों को आगे, जब मैं HTML CSS जब मैं CSS तुम लोग ख़त्म करा दूंगा ना, तो फिर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप यार मुझे लग रहा है अल्लाह ना करे 6 महीने से ऊपर ना जाए यार ये ट्रेनिंग। हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप में तुम लोग देखोगे कि यार बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, प्री बिल्ट क्लासेज हैं। हम प्री बिल्ट क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकेंगे, ये इसको तुम लोग देखोगे। ये बात मैंने क्यों है, क्योंकि जब मैं बूटस्ट्रैप तुम लोग यूज़ करना सिखाऊँ तो फिर मैं तुम लोग गूगल फॉन्ट्स यूज़ करना सिखाऊंगा। गूगल फॉन्ट्स का नाम सुना है तुम लोगों ने? बेसिकली सारे डेवलपर्स वही यूज़ करते हैं। गूगल फॉन्ट्स हम पहले इंक्लूड कराते हैं अपने प्रोजेक्ट में, सही है, हेडर में। उसके बाद जो है उसको हम लोग आगे फॉन्ट फैमिली उसकी यूज़ कर रहे होते हैं। यानी यहाँ फिलहाल जो बिल्ट इन फॉन्ट फैमिलीज हैं हम उस पर काम कर लेते हैं। सही है,
फ़ॉन्ट फैमिली फैंटेसी मैंने आप लोगों के सामने रखी, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ये गिल सेंस पता नहीं क्या है, कंट्रोल एस किया, देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली में तुम लोग एक चीज़ चेक करो कि यहाँ ना ये फ़ॉन्ट का ये नाम दिया, फिर कॉमा दे के स्पेस दिया, ये नाम दिया, फिर कॉमा दे के स्पेस दिया, ये नाम दिया, फिर कॉमा दे के स्पेस दिया, एंड में सैंस सेरिफ बोल दिया इसने। ऐसा क्यों किया इसने? देखो, जब मैं अपने प्रोजेक्ट में मेरे ब्राउज़र को रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस आया, रिस्पांस में जो स्टाइल शीट उठ के आई उसमें फ़ॉन्ट फैमिली ये दी हुई है, सही है। अगर मेरे वो ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देख रहा है वो, उसमें उस ब्राउज़र में ये फ़ॉन्ट है ही नहीं, फिर क्या होगा? सही हो गया। गूगल फ़ॉन्ट हम इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं कि इंटरनेट से ऑनलाइन उठाता है सीडीएन के थ्रू। कंटेंट डिलीवरी नेट सीडीएन एक चीज़ होती है, तो लोगों को समझाओ क्या होती है। सीडीएन के थ्रू उठाता है वो फ़ॉन्ट, तो वहाँ तो चक्कर ही नहीं है। लेकिन बाद वक़्त कोई ऐसा भी ब्राउज़र होता है जो सपोर्ट नहीं करता उस फ़ॉन्ट, समझता ही नहीं उस फ़ॉन्ट, सही है। उस केस में देखो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इस फ़ॉन्ट को अप्लाई करेगा, ये फ़ॉन्ट उसको नहीं मिलेगा, ये अप्लाई करेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये अप्लाई करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये अप्लाई करेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, एंड में ये अप्लाई कर देगा। ये हर ब्राउज़र में सैंस सेरिफ रखा हुआ है, हर ब्राउज़र डेवलपर ने। सर अभी अगर मतलब आप पैराग्राफ के टैग में भी कुछ लिखें तो उसका भी फॉन्ट चेंज हो जाएगा या फिर आज यार मेरा दिमाग पता नहीं ख़राब हुआ है, बार बार जो है ना ये रोक दिया मैंने। 15px सही है। तो बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ किसी भी, जब मुझे अपने किसी भी मैं अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा, टारगेट करूँगा, उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी कर सकता हूँ। 25 पिक्सल करूँगा, देखो एलाइज मेरे बड़े हो गए, सही है। और यहीं अगर इसको 10 पिक्सल्स करूँगा तो फ़ॉन्ट मेरा छोटा हो गया, सही हो गया। इसको 15 कर देते ताकि ज़रा स्टैंडर्ड रहे, थोड़ा समझ में आए चीज़ें, तुम लोगों को नज़र भी आए। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ की मैंने बात कर दी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मुझे तुम लोगों को और देना है। हम लोग ना ज़रूरी नहीं कि पिक्सल है फ़ॉन्ट में। देखो अब जो वक्त है ना, ये है मॉडर्न टाइम है, सही। अब इसमें पहले मोबाइल रेडी वेबसाइट बनती है, उसके बाद डेस्कटॉप वाइज बनती है, क्योंकि आजकल हर बंदा ऑन द गो हर वेबसाइट चेक कर रहा होता है, सही है ना। वो ऑफिस में अभी एक ट्रेंड रह गया कि लैपटॉप लिया, बैठा और वेबसाइट खोली और काम कर रहा है। बाकी चलते फिरते अपने लैपटॉप, हम लोग अपने मोबाइल वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हमारी वेबसाइट नॉर्मली डिज़ाइन होती है, अब जो प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन होती है, वो पहले मोबाइल रेडी होती है, सही है। उसकी वो डिफरेंट मीडिया क्वेरीज लिखी जाती है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती हैं, कैसे लिखते हैं उनको। फिर हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करके ऑटो पे सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं तो ज़रा चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पे लेके चलना चाहते हैं, तो एक हमारे पास मेजरिंग यूनिट है EM। क्या है? EM। देखो ये इस वक्त फॉन्ट का साइज है 10px, सही है। मैंने यहाँ इसको किया 1 EM, सही है, सेव किया, तो फॉन्ट साइज इतना हो गया। यार ये फॉन्ट साइज इतना जो हो गया, असल में कितने पिक्सल्स है साइज है इसका, मैं देखना चाहूँ, इधर आऊँ, फॉन्ट साइज 1 EM बोल रहा है ये, एक्चुअली ये 16 पिक्सल है। कितना पिक्सल है? 16 पिक्सल है। अब तुम लोग कैसे पता लगेगा, मैं यहाँ 16px लिखता हूँ, 16px, सेव किया, कोई चेंज नहीं हुआ, सही है। तो 1 EM इज इक्वल्स टू 16px। अब 16px बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो HTML का जो HTML का डॉक्यूमेंट है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल का फॉन्ट लगा हुआ है। मैं EM की बात कर रहा हूँ, 1 EM की, सही है। अभी तुम लोगों ने ये देखा, अच्छा अगर मैं इसको कोई भी फॉन्ट साइज नहीं दे रहा, मैंने कोई भी फॉन्ट साइज नहीं दिया भाई इसको, क्या कहीं फॉन्ट साइज लगा हुआ है कुछ? मैंने सिर्फ फॉन्ट साइज अभी पहली बार मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की और इसी आइटम पे यूज़ किया मैंने, इसी सेलेक्टर में मैंने यूज़ किए। अभी भी तो इसका फॉन्ट हुआ हुआ है, अभी क्या फॉन्ट हुआ हुआ है इसका, अभी भी तो साइज हुआ हुआ है इसका। ये साइज कहाँ से आ रहा है भाई? फॉन्ट साइज हमें इसमें बढ़िया बताया नहीं है, ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट से आ रहा है। और ये कितना है? 16px है। कोई है? ये 16px है फॉन्ट साइज मेरे भाई, सही। अब देख लो, 1 EM करता हूँ, सेव करता हूँ, कोई चेंज नहीं आया, सही है। तो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल उठा रहा है वो। अच्छा EM क्या कर रहा होता है बेसिकली?
EM क्या कर रहा होता है, देखना। मैं क्या करता हूं, मैं बॉडी को फॉन्ट साइज दे रहा हूं 2 EM का, बॉडी को मैंने फॉन्ट साइज दिया 2 EM का, बड़ा हो गया। भाई मैंने तो बॉडी को फॉन्ट साइज दिया है ना, मैंने तो LI को फॉन्ट साइज नहीं दिया, तो ये कैसे बड़ा हो गया? ये ऐसे बड़ा हो गया कि जब मैं EM का यूनिट यूज करता हूं तो EM क्या करता है, EM एक जिस एलिमेंट में मेरा आइटम है वो अपने पेरेंट पे जो फॉन्ट साइज लगा हुआ होता है, सही है, उसके कंपैरेटिव लेकर आता है, सही है। अब मिसाल के तौर पे देखो, इसको मैं 2 EM किया, अब इसको भी अगर मैं 2 EM कर दूंगा ना तो ये फॉन्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्यों? देखो ये था 32 पिक्सल, मानते हो, 16 16 32, इसने इस 32 को भी 2 कर दिया, 64 पिक्सल कर दिया इसने। चलो भाई देखते हैं इसको, क्या वाकई सर झूठ, क्या वाकई सर सही बोल रहे हैं, टोपी करा रहे हैं। आओ फॉन्ट साइज क्या है भाई, अच्छा यहाँ ये 2 EM ही बता रहे हैं। यार ये एक वर्ड होता है कंप्यूटेड, कंप्यूटेड में आगे आपको 64 पिक्सल दिख रहा है। स्टाइल से मैं था, मुझे 2 EM दिख रहा था। मैंने कहा मैं चेक करूं बच्चों को जो कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं सही दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। कंप्यूटेड पे आता हूं, कंप्यूटेड पे आके अब तुम लोग देखो। अच्छा, और एक और मजे की बात है, जो मैंने ये हेक्स वैल्यू डाली है कंप्यूटेड में, इसका RGB भी दिख रहा है मुझे, सही है। अच्छा ओपेसिटी इसकी वही, फॉन्ट साइज देखो इसने दिखा दिया 64 पिक्सल, हालांकि यहाँ कितना है मुझे दिख रहा है 2 EM। 64 कैसे हुआ मेरे बच्चों? 32 और 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64। अब्दुल्ला 32 प्लस नहीं है, ये 32 इंटू 2 है। अगर मैं इसको 3 EM करूंगा तो 32 इंटू 3 हो जाएगा, सही है। तो 32 इंटू 3 इज इक्वल टू 64, 3 94, 94 और 2 96, 96 पिक्सल होना चाहिए इसको। कंप्यूटेड पे आओ, ये 96 पिक्सल है, सही हो गया। लेकिन आप लोग EM कभी यूज नहीं करोगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है। आप लोग जो यूज करोगे वो आप लोग यूज करोगे REM। हंसी मुझे इसलिए आ रही है, बच्चा बोलता है सर कॉन्सेप्ट दे रहे, ये कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारे जरूरी था। तुम लोग हमेशा यूज करोगे REM। EM इसलिए यूज नहीं करोगे बेटा कि आप जब नेस्टेड एलिमेंट से मारोगे ना तो आप भंड मार दोगे, क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ रहा है। आपको समझाने का मेरा मकसद क्या था, ये जो दिखा रहा था मैं आपको, 64 और 96 का मुझे कैलकुलेशन करने का शौक था बैठ के, मैं आपको दिखा क्यों रहा था बेटा, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ रहा है, सही है। कभी भी फॉन्ट साइज आप लोग कर तो लोगे लेकिन पागल हो जाओगे उसको यूनिफॉर्म रखते हुए। हमेशा प्रोफेशनल वेबसाइट क्या है, तरीके वाली, मैक्सिमम 2 से 3 फॉन्ट फैमिलीज यूज हुई हुई हो, मैक्सिमम कलर पैलेट आपका 4 कलर से यूज हो। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि जब मैं कोई वेबसाइट बना रहा होता हूँ मैं क्लाइंट से कलर पैलेट लेता हूँ, क्या आप मुझे बताओ क्या आपका फेवरेट कलर एक्सेंट्स वगैरह हैं, आप मुझे कलर पैलेट दे दो। फिर मैं उस कलर पैलेट से अपने डिजाइनरों में खुद देखता हूँ कि मुझे कलर एक्सेंट कौन से कलर्स को बनाना है जो जरा प्रोमिनेंट कलर हो। अच्छा, अब मैं बॉडी से फॉन्ट साइज हटा रहा हूँ, बल्कि बॉडी के फॉन्ट से फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, 3 EM की जगह 3 REM कर दिया, कंट्रोल S। भाई अब कितना हो गया होगा ये 16 इंटू 3, 16 16 32, 32 10 42 और 6 48। इधर आते हैं कंप्यूटेड पे आते हैं, भाई ये 48 हो गया ये। अब क्या किया इसने यार, ये 96 से 48 पे कैसे आ गया? मैंने तो कोई भी चेंज नहीं किया, EM की जगह REM कर दिया। तो मेरे बच्चों रूट मेरे इसने क्या कर रहा, R स्टैंड फॉर रूट, EM तो वही यूनिट है, मुझे EM की फुल फॉर्म नहीं पता, सही है। R स्टैंड फॉर रूट। इसने क्या किया, इसने जो रूट का साइज था ना उसके 3 से मल्टीप्लाई करके दे दिया, और 3 से मल्टीप्लाई इसने 16 हो किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रूट डॉक्यूमेंट में 16 पिक्सल पड़ा हुआ है मेरे पास रूट पे, सही है। तो अब रूट से क्या फायदा हुआ मुझे, अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट मेरे पास नहीं आएगा। अब चाहे बॉडी पे मैं यहाँ मैंने 4 EM लगा दिया, सेव किया, कोई फर्क आया क्या? नहीं आया ना, नहीं आना चाहिए ना, 48 ही है, सही है। तो अब मल्टीप्लायर इफेक्ट ये नहीं लेगा जब तक मैं रूट पे जाके फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा दूंगा, सही है। अगर मैंने रूट पे जाके फॉन्ट साइज बढ़ाया तो भंड हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब बॉडी से मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं,
ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, अब लिखने का काम कम हुआ है, कॉन्सेप्ट का काम ज़्यादा हुआ है। तो 3RM आप यूज़ करोगे, मेरे ख्याल से 1.5 लूँगा, ज़रा डिसेंट लगेगा। 1.5 थोड़ा डिसेंट लग रहा है, सही है। तो आप लोग जब भी फॉन्ट साइज दोगे सही है, आप लोग REM का यूज़ करोगे, सही है। बाकी और भी आगे प्रॉपर्टीज आएंगी मेरे ख्याल से, मैं उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह से है। तो EM REM समझ में आ गया आपको, सही है। अच्छा, फॉन्ट वेट की बात करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे लिख रहे हो, उसको आप बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सही है। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट देखो, फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डर और लाइटर ये दिए हुए, सही है। नॉर्मली 500 जो है ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल, ये हेडिंग की में नहीं आता ना, ये बिल्कुल ही लाइट टेक्स्ट में जा रहा है ना, ये हेडिंग में आ रहा है। अब 500 करता हूँ ना मैं इसको, देखो वही है, सही है। इसका क्या मतलब हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, वही क्यों है, रूट से 500 आ रहा है इसको, रूट से 500 आ रहा है इसको, सही है। अब जब हेडिंग पे मैं आता हूँ तो 700 पे लेके जाता हूँ, अब ये बोल्ड होगा, हो गया। जब मैं हेडिंग पे आता हूँ तो 700 पे लेके जाता हूँ। अदरवाइज जब नॉर्मल अगर थिन टेक्स्ट चाहिए मुझे, 300 कर दूंगा, बारीक हो जाएगा। 200 कर दूंगा, उससे बारीक हो जाएगा, ये सही है। यार देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बस सही है। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की हम बात करते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करते हैं। मुझे एक और चीज़ भी माइंड में आ रही थी आप लोगों को बताने के लिए, फॉन्ट वेट के हवाले से। फॉन्ट स्टाइल, सही है। फॉन्ट क्या है, अच्छा वो मुझे कुछ बता रहा है, छोड़ो। फॉन्ट स्टाइल, सही है। फॉन्ट स्टाइल, अब देखो, सॉरी, देखो, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट। यानी इनहेरिट का क्या, इनहेरिट का क्या मतलब होगा, जो पेरेंट को जो भी मैं स्टाइल दे रहा हूँ वो तुम अडॉप्ट कर लेना, सही है। वैसे बाय डिफॉल्ट वो कर ही लेता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये प्रॉपर्टी यूज़ करने की। इनिशियल, अनसेट, फिलहाल ये एडवांस्ड है, इनको फिलहाल छोड़ दें आप, सही। कैल्क में मतलब मैं कंप्यूट करके दे सकता हूँ, जो भी वैल्यू लिखूंगा वो कैलकुलेट हो जाएगी कैल्क के मेथड से, सही है। वार का मतलब है क्या, मुझे कोई वेरिएबल यूज़ करना है, सही है। बट फिलहाल आप इन चीज़ों को छोड़ दो। इटैलिक, इटैलिक करूँगा, फॉन्ट साइज वो थोड़ा सा इटैलिक हो गया, सही है। फॉन्ट स्टाइल हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन मेरी एक वो है, और टेक्स्ट डेकोरेशन में मेरे पास क्या क्या है, थिस्टल, टोमेटो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट करना है, वाइट स्मोक करना है, येलो करना है, पता नहीं क्या क्या है ये। एनी हाउ, नॉर्मली हम पता है क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं तुम लोग को एक वो दे देता हूँ। अच्छा, एक काम करो, फिलहाल इतना कॉपी करो, अब है हमारे पास एक प्रॉपर्टी लाइन हाइट। ये पैराग्राफ तुम लोगों के सामने है, सही है। ये लाइन हाइट कहलाती है, लाइंस के बीच का फासला। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको कुछ मिला हुआ है, अगर मुझे कहीं दिखेगा तो यहाँ आके मैं कंप्यूटर पे आऊँगा तो क्या मुझे लाइन हाइट दिखेगी। तो ये हाइट है, ये पता नहीं मुझे क्या है, फॉन्ट साइज, हाइट है, और ये विड्थ है, ओके। स्टाइल पे आता हूँ मैं, यहाँ इस पी टैग को लाइन हाइट दे रहा हूँ 5px की, सही है, ओके। 10px, ओके। 30px ज़्यादा हो गई, सही है। 25px, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई तो लाइन हाइट थी इसको, सही है। मैं इसको ऐसे करके कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई तो लाइन हाइट थी, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट है, सही है। तो आप लाइन हाइट इस तरह चेंज कर सकते हो इसकी, सही है। आप इसको चाहो 20 कर सकते हो, मुझे लग रहा है 20 है, 20px है, ओके हो गया। ये हमारी लाइन हाइट हो गई, सही है। लाइन हाइट की प्रॉपर्टी यहाँ लगनी थी, लेटर स्पेसिंग।
लेटर स्पेसिंग हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसमें मैं देख सकता हूँ उसको फॉर्मूला। मैंने कहा हर लेटर में कितना स्पेस हो, मैंने कहा 5px का। सेव किया, देखो पूरे हर लेटर के बीच में स्पेस आ गया, सही है। और एक और मेरे पास प्रॉपर्टी होती है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग, हर वर्ड के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मैंने कहा 10px का। देखो हर वर्ड के बीच में गैप आ गया, देख रहे हो, सही है। लेटर स्पेसिंग हो गई, वर्ड स्पेसिंग हो गई, और तुम लोगों को क्या बता दूं मैं इसमें, यार मैंने तुम लोगों को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं बताया ना, हाँ ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं बताया। बात करते हैं एलआई की, यहाँ आ जाते हैं हम, एलआई पे आ जाते हैं। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैं तुम लोगों को ये बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं अपना HTML का डॉक्यूमेंट में आ रहा हूँ। अच्छा, इस अब जो अब तुम लोग कॉपी पेस्ट करोगे उसमें HTML में भी चेंज करोगे। मैं यहाँ आया, और यार तुमने मुझसे तो क्वेश्चन किया था सैफ के मैं चाहता हूँ इमेज पे क्लिक करूँ लिंक पे चला जाए, मैंने तुम्हें कहा था ए टैग में इमेज डाल दो, हो गया था वो काम। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये मैं ए टैग में दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एलआई के अंदर एक ए टैग है, सही है, उसके अंदर ही लिखा हुआ है NS, कंट्रोल S, href हैश। अब देखो होता क्या है कि जब भी मैं कोई ए टैग में डालता हूँ ना कुछ, सही है, तो वो लिंक बन जाता है, सही है। अब जब मैं क्लिक, देखो ये लिंक बन गया, जब भी वो लिंक बनता है ना ऑटोमेटिकली वो उसका कलर ब्लू होके ना और वो अंडरलाइन हो जाता है, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि लिंक तो रहे लेकिन ये सब ना हो रहा हो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, नन। क्यों, सॉरी, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये जो बच्चा बता दे मुझे, बता देगा है। हाँ, ये ए टैग के अंदर है, तो मुझे ए टैग को टारगेट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा एलआई के अंदर जो ए है, सही है, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन को उठा के मैं नीचे ले आया, कंट्रोल S, तो देखो उसने अंडरलाइन ख़त्म कर दिया उसका, सही हो गया। तो हम लोग नॉर्मली हम यही करते हैं, एलआई के टेक्स्ट का अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी जो उसको नन कर देते हैं, सही है। और मैं 1 मिनट में ऐसा कलर भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, मैं ब्लैक कर देता हूँ, कंट्रोल S, अजीब सा ब्लैक हो गया, ओके। खैर एनी हाउ, ये थी हमारी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट डेकोरेशन नन हम कहाँ यूज़ करते हैं वो बताना था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये भी हम एलआई पे करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको बोलूँगा कैपिटलाइज, तो जो कुछ लिखा है, बल्कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट शायद कैपिटलाइज मैंने हाथ से कैपिटलाइज करके लिखा है, मैं इसको ज़रा स्मॉल में कर देता हूँ, 1 मिनट, मैं इसको सबको जो है ना चेंज कर रहा हूँ, खास, अब्दुल्ला, सैफ, अब्दुल रहमान, मुइज़, बस सही है, उतना काफ़ी है, कंट्रोल S, सब छोटा हो गया। अब देखो यहाँ मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा कर दिया, सही है। अब इसी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इसको मैं अपर केस कर दूंगा, अपर केस कर दूंगा, सब इसने बड़ा कर दिया, सही है। लोअर केस में सभी छोटा कर देगा। अब देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या क्या, कैपिटलाइज, लोअर, नन, अपर केस, फिर वही आगे इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट, सही है। तो इसको मैं फिलहाल लेता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ, तो उसने देखो पहले वर्ड को बड़ा कर दिया, हालांकि वहाँ सब कुछ लोअर केस में है। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं अगर यहाँ आता हूँ ना, एलआई, हाँ ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओपेसिटी यहाँ अप्लाई कर रहा है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज है। अगर मैं इसको करूँ, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी मेरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वाह, इसने क्या किया, अच्छा ये सेंटर तो किया, इसने किसके सेंटर किया, असल में जो एलआई है ये मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, देखो फुल बिट ली हुई है, इसमें नजर आ रहा है, सही है। तो इसने क्या किया, उस टेक्स्ट को उठा के सेंटर कर दिया,
सही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये यहाँ कैसे आ गया? सही हो गया? वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, शुक्र है। अच्छा, टेक्स्ट लाइन सेंटर तुम लोगों को समझा दिया, बुरा लग रहा है मुझे सिर्फ समझाने के लिए, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। हम लोग एल आई पे टेक्स्ट लाइन यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली, हम लोग हेडिंग्स वगैरह में आगे पीछे यूज़ कर रहे होते हैं इसको। लेकिन जब मैं एल आई को जब मैं रिस्पॉन्सिव बना रहा होता हूँ, मीडिया क्वेरी लिखता हूँ मोबाइल की, तो उसमें फिर मैं हर चीज़ मोबाइल में हर चीज़ सेंटर में हो तो अच्छी लगती है, साइड पर कुछ नहीं होना चाहिए ना। वर्ड स्पेस, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट शेडो। अच्छा, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी भी तुम लोगों को बता देता हूँ। टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो मैंने दिया 2px, एक और वैल्यू दी 2px, एक वैल्यू दी मैंने 5px, और मैंने दिया यहाँ कलर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्लैक हो। सही है, सेव किया। शेडो नजर आ रहा है तुम लोगों को उसमें? देखो, जो पहली है ना वेब प्रॉपर्टी, ये बताती है कि शेडो लेफ्ट या राइट कितने पिक्सल होगा। शेडो का इंपैक्ट, अब देखो मैं लेफ्ट राइट बढ़ाता हूं, मैं 10 पिक्सल करता हूं तो देखना लेफ्ट और राइट का शेडो बढ़ गया, देख रहे हो? ये बताता है अबव और बिलो कितना होगा। मैं अगर इसको बढ़ाता हूं, 10 करता हूं, देखो, ओए सॉरी, देखो बढ़ गया अबव और बिलो। भाई नजर आ रहा है? खाली हाँ कर रहे हो, फर्क पता लग रहा है ना? सही है। और 5px का मतलब है कि शेडो कितना ब्लर हो। अगर मैं इसको 0 कर दूं, शेडो देखो सेम शेडो ही आ गया, वकास नीचे वकास लिखा हुआ आ गया। सही है, मैंने कहा 5px से ब्लर हो जाए, तो देखो ब्लर हो गया वो, समझ रहे हो? इसको मैं 10px करूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू है कि शेडो का कलर क्या होना चाहिए। सही है, इसको अगर मैं कर देता हूँ, मैं बीच में FF लिखूँ, कुछ कलर चेंज होगा? ओके, शेडो देखो उस कलर का हो गया। सही है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी बड़ी मज़ेदार है, हम लोग इसको काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, बड़ा अच्छा इंपैक्ट देती है। आगे जब हम लोग बॉक्स शेडो, जब हम लोग आगे बॉक्सेस पढ़ रहे होंगे तो हम बॉक्स शेडो पढ़ेंगे कि एक कार्ड वेबसाइट पे तुम लोग हल्का सा इम्पोज होगा, 3D लुक दिखता है कार्ड का, तो नॉर्मली बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी आप लगाओगे 3D लुक बन जाता है इसका। सही है, वो भी उसकी भी यही मेथोडोलॉजी, शेडो की यही मेथोडोलॉजी है। लेफ्ट राइट कितना पिक्सल, टॉप बॉटम कितना पिक्सल, ब्लर कितना पिक्सल, और किस कलर का शेडो होगा। सर ये मतलब जो टेक्स्ट एरिया होता है उसके नीचे भी हम शेडो लगा सकते हैं? टेक्स्ट एरिया मेरा एक एलिमेंट है, और यार मैंने कभी लगाया नहीं, लेकिन तुम लगा के देख सकते हो। उसका पता तरीका क्या है? उसका तरीका ये कि आप उसको टेक्स्ट एरिया को एक उसमें रैप कर लो, डिव में। सही है, और डिव पे आप बॉक्स शेडो के मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लगा सकते हो। एक्सपेरिमेंट करना होता है तो सही, नहीं तो मुझे बताना। सही है, टेक्स्ट शेडो हो गया। अच्छा, अब कुछ एडवांस सेलेक्टर्स हैं, ये मेरे ख्याल से मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूँगा।